शामी साहब, सर ये भी एक रीज़न है कि नौजवानों को ये तो कहा जाता है कि आप वोट तो कास्ट करें, लेकिन जब सियासी जमातों की बारी आती है उनको टिकट देने की, तो उस वक्त ज़रा ये देखा जाता है कि जी कौन सीनियर है, कौन एक्सपीरियंस्ड है। नौजवानों को ये भी शिकायत होती है कि हमें मौका नहीं दिया जाता। ये शिकायत भी हो सकती है, लेकिन देखिए नौजवान जो हैं किसी जजीरे में तो नहीं रहते ना, हमारे ही भाई बंद है ना। किसी के बेटे हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के भांजे हैं, किसी के पोते हैं, किसी के नवासे हैं, तो वो हमसे जुड़े हुए हैं। वो हम ये ना समझेंगे कोई वो खलाई मखलूक है या कोई गैर मुल्की ऐसी कोई ताकत है। तो वो जो नौजवान भी अपने माहौल से, अपने घर वालों से, अपने ख़ानदान से मुतासर होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप ये जो निस्बतन जो खुशहाल इलाके हैं ना जी सर, और जो खुशहाल हमारे लोग हैं, वो वोट उनके लिए डालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हमारे नौजवान जो हैं वो यानी जो हम आला तालीम याफ्ता भी हैं, वो थोड़े सहूलत पसंद हो जाते हैं। तो आप देखें कि यानी जो परसेंटेज होती है पोलिंग की वहाँ कम होती है खुशहाल घरानों में, और जो लोअर मिडिल क्लास के और मिडिल क्लास के इलाके हैं वहाँ ज़्यादा जोश और खरोश होता है। लेकिन इस चीज़ को जो है वो हमने इस ट्रेंड को चेंज होते देखा था 2013 और फिर खासकर 2018 में कि आप जो पॉश इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ निकलते हम भी सब सुबह निकले तो हैरान हो गए थे देख के कि लाइनें की लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे और लोग वोट डालने के लिए। तो मोटिवेशन थी ना उस वक्त। मगर अब मेरा ख्याल है कि 2018 के अगर मुकाबला करें आप, तो 2024 में कोई परसेंटेज वाइज तब्दीली नहीं होगी, यानी नौजवानों के वोटर्स की, नौजवान वोटर्स और उनकी तादाद में। तो बहरहाल नौजवानों को निकलना भी चाहिए, और सियासी जमातें जो हैं उनको नौजवानों को फ़ौक़ियत भी देनी चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है ना कि नीचे से दुनिया में तो जब टिकट दिए जाते हैं ना, तो फैसला पार्टी के कारकुन करते हैं उस इलाके की। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट देना है वहाँ के लोग जो है उस पार्टी के मेंबर्स जो है वो तय करते हैं। सही। और वो उनको अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं। यहाँ पार्टीज की जो लीडरशिप है वो चुनती है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ सिस्टम का। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल दूर हो जाएगा। शामी साहब, इस दफ़ा ये वैसे डिबेट शुरू की गई है कि क्या जिस इलाके से हल्के से लड़ना हो इंतखाब, तो ये कारकुनान का वहाँ पे हक है और वही सही समझते हैं कि राइट चॉइस क्या हो सकती है, क्योंकि जैसे हम अमेरिकी इंतखाब की मिसाल देते हैं ना, तो वहाँ पे प्राइमरीज होती हैं। इस दफ़ा ये डिबेट समझा जाता है पार्लियामानी निज़ाम में कि पूरा मुल्क जो है वो एक हल्का है, तो पार्लियामानी निज़ाम में ये पाबंदी नहीं हो सकती, ना लगाई जाती है कहीं कि वहीं आप इलेक्शन लड़ेंगे जहां आपका वोट होगा। कराची का यानी वोटर जो है वहां लाहौर में इलेक्शन लड़ सकता है, लाहौर का जाके KPK में इलेक्शन लड़ सकता है, क्योंकि पूरा मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस तरह आप इंडिया में भी देखें, उसी तरीके से पार्टीज टिकट देती हैं और उनको अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा होता है। और इंडिया में भी आप देखें, जो मेरा ख्याल पिछला इलेक्शन था उसमें कोई 66-67% पोलिंग थी और शरह उसकी। सिर्फ तुर्की का मामला है कि तुर्की में कानून ये है कि आपको लाजमन वोट देना पड़ता है, यानी आप पर पाबंदी है। हाँ, अच्छा। तो तुर्की में बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट डालते हैं, 90% से भी ज्यादा। या तो आप ये कर दें कि भाई वोट देना जो ना है डाल सके वो कोई मजबूरी अपनी जाहिर कर देगी जी, कोई हाँ वो और बात है, अदरवाइज आप पर लाजिम है कि आप वोट दें। ठीक है, तो इसी तरह से टर्न आउट हमारे यहाँ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में भी कर दे बंदोबस्त। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात देखिए, एक पॉइंट में सिर्फ, चूंकि शामी साहब भी उस ब्रीफिंग में मौजूद थे जब नौजवानों की टर्नआउट की बात आ रही थी, तो सबसे ज़्यादा वोट जो है वो पख्तूनख्वा में नौजवानों ने दिए पिछले 2018 के इलेक्शन में, कि ज़्यादा पख्तूनख्वा में, फिर बलूचिस्तान में, फिर पंजाब में और फिर सिंध में। तो बात यह कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि पख्तूनख्वा के अंदर नौजवानों के अंदर ये तहरीक क्यों थी, और क्या वहाँ पर नौजवान जब इंतखाबी अमल का हिस्सा बने तो जो उनकी आरज़ुएँ और तमन्नाएँ उन्हें लेके पोलिंग स्टेशन पे गई, तो क्या वहाँ की लीडरशिप या जब वो रिजल्ट्स आए या जो हुकूमतें बनी वो उनके एतमाद पर पूरा उतर सकी? मेरा ख्याल नौजवानों के अंदर एक मायूसी की कैफियत इसलिए भी थी
कि पाकिस्तान के नौजवानों से पॉलिटिकल पार्टीज लेना बहुत कुछ चाहती है, देना कुछ नहीं चाहती। कुछ नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यह है, जिसको हौसला अफजा बात हम ये कहेंगे कि आज हम बैठ के ये डिस्कशंस कर रहे हैं और ये सारे पॉइंट्स को हम रेज कर रहे हैं कि कारकुनान की जो अगर मुकम्मल तौर पे उनको ये हक हासिल ना हो तो कम से कम राय देने का हक होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो शामी साहब ने बात कही कि फ़र्ज होना चाहिए बगैर किसी सॉलिड रीजन के आप आपसे मैं एक क्वेश्चन कर लूं कि आप जिस सियासी कारकुन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का सियासी कारकुन इलेक्शन लड़ सकता है? आपको पता है कि सिर्फ आपके पोलिंग डे में कितना खर्चा होता है? और अगर आप इलेक्शन कमीशन के वो उठा के देख लें तो वो 60 लाख और 25 लाख एक दिन का खर्चा जो पोलिंग में वो भी नहीं पूरा होता। सियासी कारकुन तो बेचारा इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। नहीं सलमान साहब, उसका तो इलाज यही है, दुनिया में ऐसे होता है। दुनिया में जो सियासी जमातें हैं वो अपने उम्मीदवारों को फाइनेंस करती, सियासी जमातें यहाँ उल्टा चंदा इकट्ठा करती हैं, यहाँ उल्टा है, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और वो फिर पार्टी जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स को पैसे देती हैं ताकि इलेक्शन लड़ सकें। यहाँ अक्सर क्या होता है, यहाँ इन्वेस्टर आते हैं बीच में। नहीं देख रहे हैं, ये एक हमारा खामी है ना। आप इंडिया में चले जाए वहाँ भी है, और अब बल्कि ये तो अभी नौजवानों की बात हो रही। मुझे एक दिन डॉक्टर इश्तियाक हसन कुरैशी साहब मरहूम, जो बड़े हमारे यानी हिस्टोरियन हैं और तहरीक पाकिस्तान से भी जुड़े हुए थे, तो वाइस चांसलर तरबियत हुआ करती थी वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया। तो ये यानी यूनिवर्सिटियों में तरबियत हासिल करनी है, सियासत की नहीं तलबा तंजीमों, सलमान गनी साहब आप भाई आप लोकल पार्टीज कायम करें तो वही से वहाँ तरबियत दें। यूनियन की बात वो भी एक सेकंड सिस्टम है। जब बल्दियाती इख्तियारात नीची सतह पर तकसीम होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट रहे, इस हवाले से कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूं, तो शायद कि हम बात कर सकते हैं। दूसरा अमेरिका में मैंने खुद रिपोर्टिंग की है 2018 में। वहां पर मैंने खुद देखा पोलिंग स्टेशन में जाके बाकी लोगों में 2018 में इंतखाबात तो नहीं थे, कौन से? वो मिड टर्म इलेक्शन हुए थे 2018 में, 2020 और उस टाइम मैंने वहां पे देखा था कि यूथ की एक बड़ी तादाद थी और मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर वोट कास्ट करने आए हैं, जिस भी पार्टी को आप कर रहे हैं, तो आपको किस तरह, यानी उनकी इतनी चीजें क्लियर थी कि उन्होंने वोट कास्ट करना है चाहे वो जिसको मर्जी करे। एक और पॉइंट है इसमें सर, 2016 में, क्योंकि इन्होंने जिक्र कर दिया है, मैं वर्जीनिया से, वो यही दुनिया टीवी ने मुझे भेजा था कवर करने यूएस इलेक्शन। मैंने गोरे से सवाल किया, मैंने कहा कि जी आप किसको वोट करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप को। मैंने कहा क्यों? तो वो कहते हैं कि क्योंकि बिकॉज आई हेट हिलरी। जी, आई हेट हिलरी, आई डोंट लाइक हर। तो वो ऑप्शन नहीं है, तो अब इस वजह से मैं उसको वोट दे रहा हूं। अब आप ये सुन लें, मैं भी गया था एक दफा अमेरिकन इलेक्शन में, तो वो जो इस वक्त ये थे ना रेगन, जी डोनाल्ड रेगन इलेक्शन लड़ रहे थे, रोनाल्ड रेगन 1980 और बुश उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, सीनियर। हाँ, तो मैंने एक नौजवान से पूछा कि आप किसको वोट देंगे? खातून थी, लड़की थी, तो कहने लगी मैं वोट दूंगी रेगन को। अच्छा, मैं क्यों? अब रेगन की उम्र बड़ी ज्यादा थी, लेकिन हीरो कहने लगी क्योंकि मैं बुश को सदर देखना चाहती हूँ। उसका ख्याल था कि रेगन साहब तो फारिग हो जाएंगे, अच्छा, और बुश उनकी जगह सदर बन जाएंगे, नायब सदर थे। मगर रेगन ने 2 टर्म्स मुकम्मल की। क्या बात है, हैंडसम भी थे सर वो। वो हैंडसम भी थे, फिल्म में भी काम कर चुके थे। ये चीज तो भी दुनिया मैटर करती है इलेक्शन में। और इससे ये भी पता नौजवानों पे तो लगता है वो काम है ना जी। बिल्कुल, इससे पता भी बड़ी ये भी चलता दिलचस्प है। बात मैं बताऊं, अपना जो बेनजीर भुट्टो आई ना, बेनजीर भुट्टो, तो हम कहते हैं भाई औरतों के वोट तो बेनजीर भुट्टो के हैं, और मैं जहां जाता था जो औरतें थी ना, वो बेनजीर भुट्टो के मुझे वोट देने के तैयार नहीं होती थी। औरतों की काफी बड़ी तादाद वो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ थी। रीजन है वजह सर भाई बात को नहीं, औरतों को औरत ही औरत को होती है। मुस्लिम लीग को ज्यादा खवातीन के वोट मिलते हैं, शाहिद साहब ये कहना चाहते हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प बात बताऊं आपको। 2013 से 24 के दौरान एक अगर आप चेक करें ना कितना वोटर रजिस्टर्ड हुआ, वो 4,85,85,760 यानी 4.25 करोड़। सही है। ये वो है जब 2013 के इलेक्शन हुए थे तो इनकी उम्रें क्या थी? इनकी उम्रें 8 से 15 साल के दरमियान थी। वो ये ब्रैकेट जो है ये अहम रोल प्ले करेगी। और दूसरी चीज जो भी आपने फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखे, ठीक है, कि 2013 में आपने कहा बहुत अच्छा, आपने कहा कि उस टाइम 32% मुस्लिम लीग नून ने वोट कास्ट किया था। आपको पता है कि 2000 से लेकर अब तक। हसन, आप इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपकी बात सुने और ये सारी डिबेट आने वाले दिनों में ये सिलसिला जाहिर है चलता रहेगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सानिया चौधरी। और अब हम उस मरहले में दाखिल हो गए हैं जब इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे इख्तिताम पजीर हो गई है। सब ने अपनी कोशिशें कर ली, सब ने वोटर को राग़िब करने की तमाम तर काविशें जो हैं वो मुकम्मल कर ली। अब कल सुबह 8 बजे से वोटर्स निकलेंगे, अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनेंगे और उसके बाद एक मुंतखब हुकूमत का क़याम अमल में आएगा जो इंशाअल्लाह अगले 5 साल जो है वो हुक्मरानी करेगी। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो मसाइल जिनका जिक्र इन सियासी जमातों ने अपने अपने मंशूरों में किया है, जलसे जुलूसों में किया है, उस पर ये अगले 5 सालों में अमल दरामद करेंगी। तो बेशक कुछ वसवसे थे, शकूक व शुबहात थे, कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज थी, लेकिन वो सब जो है अब पीछे रह गई हैं, किस्सा पारीना हुई और हम जो है वो आगे बढ़ने की बिल्कुल सलमान, हमने देखा कि बहुत सी स्पेकुलेशंस हो रही थी ये कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। और फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि बहुत सी फेक न्यूज़ हम देखते हैं कि हर तरफ सर्कुलेट होती हैं जो शकूक व शुबहात पैदा करती हैं। एक तो ये कि इस सारे मरहले मुकम्मल होने से वो सारे शकूक व शुबहात दम तोड़ गए। और साथ साथ हम ये भी नाज़रीन को कहना चाहेंगे कि जो भी फेक न्यूज़ हैं उसके ऊपर जो है वो बिलीव नहीं करना चाहिए। जैसा कि अभी इंटरनेट के बारे में अब बात चल रही थी, अब मरहला आ ही गया इलेक्शन का, तो अब ये बातें हो रही हैं कि इंटरनेट सर्विस बंद हो जाएगी। उस सिलसिले से वजाहत की गई है गवर्नमेंट की जानिब से भी कि जो इंटरनेट सर्विस है वो बहाल रहेगी मुकम्मल तौर पे, क्योंकि जो डेटा ट्रांसमिशन है रिजल्ट से मुतालिक वो ऑब्वियसली इंटरनेट के साथ ही कनेक्टेड होगी। तो ये हो नहीं सकता कि इलेक्शन वाले दिन बिल्कुल, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि उसके बारे में ये भी कहा गया है कि ऑफलाइन भी अगर होगा ना सिस्टम, तो जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, नताइज टैबुलेट होते रहेंगे। नताइज के अलावा सलमान आम सार्फिन की सहूलत के लिए जो है, क्योंकि एक सेल्फी का कल्चर और फिर उसको फौरी तौर पे अपलोड करने का कल्चर भी तो है ना। और आज बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जो हमारे जो मोतबर गेस्ट्स हैं उनका ज़रा मैं तारुफ करा दूं, और उसमें ऐसी भी लोग हैं ज़ाहिर है जिस पर हम तफसील से जो है वो बात कर सकते हैं। तो वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद है जनाब कंवर दिलशाद साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, सूबाई निगरान वज़ीर क़ानून और पार्लिमान और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। तो अंदर की सारी खबरें बातें सर आज हम जो है वो आपसे जानेंगे। ये जो शकूक व शुबहात है इस पर भी हम बात करेंगे। कॉलमिस्ट राइटर जनाब खालिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर वेलकम, आपको भी बहुत बहुत, हमारी ट्रांसमिशन चल रही है। हसन अस्करी साहब, सर एक बार फिर आपको खुशामदीद। सर मौजूद है हमारे साथ रशीद साफ़ी साहब। रशीद साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्यूरो चीफ लाहौर दुनिया न्यूज़ जनाब हसन रज़ा साहब। अगर सर आप लोगों की इजाज़त हो, ज़रा हसन रज़ा साहब के पास क्योंकि डाटा मालूमात का एक ख़जाना होता है, तो क्विकली जो हम अभी बात कर रहे थे, कुछ अफसोसनाक खबर भी आई है अभी बलूचिस्तान से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया और कहा नहीं इंशाल्लाह जी इंतखाबात होंगे, सब कुछ होगा। हालात ये हमने माजी में भी देखे हैं, सब कुछ होता रहा है। हसन, जो इंतखाबी अमल है वो जाहिर सी बात है उससे पहले तरसील का एक काम होता है, ठीक है। तो वो हम देख रहे हैं कि खुश असलूबी से जारी है। ये कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि जी इंटरनेट बंद हो जाएगा, ये सारी बातें, तो ये अब इसको निगेट किया जा रहा है कि नहीं जी इंशाल्लाह कल खुश असलूबी से ये अमल जो है वो पाए तकमील तक पहुँचेगा। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, वजारत दाखिला की जानिब से मेरी इत्तला ये है कि तमाम सूबों से पूछा गया था कि आप अपने ज़िलों के हवाले से बताएं कि जहाँ पे जो हसास, इंतहाई हसास इजला है या पोलिंग स्टेशन है उसके हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है। सही। और इस पर भरपूर तरीके से काम किया। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने आज से शायद 2 दिन पहले निगरान कैबिनेट का जब इजलास हुआ तो उसमें कह दिया था कि हम पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर है। फिर सिंध के चीफ मिनिस्टर ने कहा, यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने भी ये लिख के दिया है बाकायदा, उनकी वजारत दाखिला ने, वफाकी जो महकमा दाखिला है उनको। अब ये तमाम सिचुएशन देखने के बाद आज भी फैसला हो गया। परसों तो कैटेगोरिकली पंजाब हुकूमत ने कह दिया था कि पंजाब में ना इंटरनेट सर्विस बंद होगी और पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। पूरे पाकिस्तान का अगर मैं आपके सामने डाटा रखूं तो 16,766 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है। सही। और उसमें लगभग कोई अगर देखा जाए तो 29,985 हैं जो हसास पोलिंग स्टेशन जो डिक्लेयर किए गए हैं। और वहां पर पुलिस की नफरी है, आर्मी है, सिविल आर्मड फोर्सेज हैं और फिर दीगर जो स्पेशल ब्रांच हैं और बाकी हर तरह से, हर पहलू से जो है वो सिक्योरिटी की सिचुएशन को बेहतर बनाया गया है। इसमें कोई शक नहीं है। 90,675 टोटल पूरे पाकिस्तान में पोलिंग स्टेशन है और फिर 14,90,000 के करीब जो है इंतखाबी अमला है जो उस दिन कल अहम किरदार अदा करेगा। यहाँ पर अगर मैं चीज़ बताऊँ कि CCTV कैमरे लगाए गए हैं, पंजाब में भी लगे, 1 अरब रुपए लगभग बचाया भी है, बाकी जगहों पर भी लगे। आप ये चीज़ देखिए कि जो जहाँ पर पोलिंग होगी, पोलिंग बूथ है, वहाँ पर वो CCTV कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि एंट्री पॉइंट जो होगा वहाँ पर CCTV कैमरा इस दफ़ा नहीं होंगे।
अच्छा। और माजी में बाद जगहों पर सीसीटीवी कैमरे होते थे, और उसके साथ साथ जो तरसील हसन, की इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं होगा? कोई वजह भी तो बताई गई होगी। देखिए, क्योंकि उन्होंने ये मॉनिटर किया, जो मैंने इतला था, कोशिश की इसकी मालूमात इकट्ठी कर सकूं। उनका ख्याल ये है कि पोलिंग बूथ को ज़्यादा शफाफ बनाने की ज़रूरत है, तो उनका ये ख्याल है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, क्योंकि जब आप एक दाखिली रास्ता होगा, खारजी रास्ता होगा, अंदाज़ा होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कल को कोई शिकायत आए तो शिकायत के अजाले के लिए आपके पास रिकॉर्ड तो हो आपके पास। और फिर दूसरा, अगर आप आए कि बाकी चीज़ों को देखते हुए जो तरसील का अमल है, इसमें भी भरपूर तरीके से पुलिस की निगरानी में और पाक फौज के जो जवान हैं वो गश्त कर रहे हैं। सही। पंजाब की हद तक तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद चीज़ें देखी हैं और मॉनिटर की देखी हैं, मरकजी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। अब देखना ये है कि कल आवाम जब निकलती है, जो बात करते हैं कि 50% जो टर्नआउट है या उससे ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो क्या हालात होंगे, मुझे लगता है कि तमाम मामला बड़े पुरसकून हो जाएंगे। अच्छा। और इसमें कोई वो भगदड़ या इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। मुआवजा होगा वैसे ये पाकिस्तान में ऐसा इंतखाब नहीं, पहली दफा देख रहे होंगे कि जिस दिन इंतखाब हो उस दिन लड़ाई झगड़े ना हो, उस दिन एक दूसरे पे इल्जाम तराशी ना हो, प्री पोल धांधली जो है उसके इल्जाम ना लगे। ये तो बड़ी अच्छी खुशहाली बात बता रहे हैं। दो चीजें आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि जिसकी हमेशा बात की जाती थी, लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो तो सारे हकायक आपके सामने है। आज़ादी किसको है, किसको नहीं है, किसके लिए हालात बेहतर हैं, किसके लिए नहीं है, कौन से अभी भी इश्तिहारी हैं सानिया 9 मई के जिनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लानी है। वो आपको अंदाजा है कि वो कल उसका इससे क्या ताल्लुक है हसन? वो तो एक गैर कानूनी, ये चीज आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। चल रहा है ना, वो तो कहीं भी होंगे, उनको पकड़ा जाएगा। दूसरी पॉलिसी से भी आगाह कर रहा हूँ कि जो पुलिस ने तैयार की है कि कुछ लोग जो गायब हैं उनको भी पकड़ना है ना। उनका ख्याल है कि वो आज शाम या कल को निकलेंगे, तो वो वोट डालने के लिए आएंगे। नुक्ते जोड़े, आप वो नुक्ते जोड़े तो आपको सिस्टम सिचुएशन नजर हो जाए। अच्छा, हसन का वैसे ये ख्याल था कि जो बड़े वाकयात खुदा न खास्ता वो नहीं होंगे और सिक्योरिटी इस तरना से प्लान बनाया गया है कि छोटी मोटी नोक झोंक तो आपको पता ही है, खूबसूरती है हमारी इलेक्शन सिस्टम की, और इल्जामात ना हो तो लगता है का हुस्न है वो ये झगड़े वगैरह। वो तो 70 से आप उठा के देख लें, 70 में, 85 में, फिर 18 में, 13 में आपको ये चीजें देखने को मिली हैं। बेशक उस वक्त भी किसी की सिलेक्शन थी या किसी का इंतखाब था या क्या मामला थे, लेकिन उस वक्त भी आपको ये ज़हन में रखना चाहिए, उस वक्त भी ये लड़ाई झगड़े हल्के मुल्के थे, लेकिन खुदा ना खासा कोई बड़ा वाकया नहीं हो पाएगा। ठीक है, कंवरदिल शाह साहब की जानिब बढ़ते हैं। कंवर साहब, आपका चूंकि ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से रहा है, तो ये जिस तरह की शिकायत, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी मुतमईन नहीं होती, इंतजामात से मुतमईन नहीं होती, प्री पोल रिगिंग की बात होती है, फिर इलेक्शन वाले दिन के ऊपर, तो वैसे क्या मैकेनिज्म बनाता है इलेक्शन कमीशन इस सबको टैकल करने के लिए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी हैं। जहाँ तक शिकायत का ताल्लुक है, ये हर इंतखाबात में तमाम सियासी जमातें, उनके उम्मीदवार जो हैं वो शिकायत तो करते रहते हैं, लेकिन वो शिकायत का अजाला करने के लिए अब जो ज़ाहिर है कि मौजूदा सिस्टम के तहत उन्होंने तमाम शिकायत सेंटर भी बना दिए हैं, कोशिश कर रहे हैं, पुलिस भी है, आर्मी भी है, असास इदारे भी हैं, वो शिकायत तो दूर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात बता दी, आपको पूरे पाकिस्तान का नक्शा खींच दिया। जहाँ तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है, पंजाब की हुकूमत ने बाकायदा इस मामले में पूरी मामलत की है उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की, और चीफ इलेक्शन कमीशन साहब के रब्ते में रहते हैं मोहसिन नकवी साहब, तो सारे मामलात को बड़े अच्छे तरीके से कर दिया। कहीं भी गड़बड़ होने का इम्कान इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि प्रेजाइडिंग ऑफिसरों को भी बाकायदा हदायत जारी कर दी गई हैं कि आपने इलेक्शन के दौरान गिनती के टाइम, काउंटिंग के टाइम किसी किस्म का कोई दबाव कबूल नहीं करना, असर रसूख में नहीं आना। अगर आपने, ये चीफ इलेक्शन कमीशन ने सबको बाकायदा राइटिंग में ऑर्डर जारी किया है कि अगर किसी प्रेजाइडिंग ऑफिसर की टेम्परिंग की खबर मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें इबरत का निशाना बना दूँगा। इस लिहाज से उन्होंने डस्का की रिपोर्ट का बार बार हवाला देते हैं। अच्छा। जिसमें 22 प्रेजाइडिंग ऑफिसरों को डिसमिस करने के इख्तियारात उनके पास थे, डिसमिस किए गए हैं, ठीक है, स्टे ली है हाई कोर्ट से, ये सारा उनको सब बता दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसरों को भी हदायत जारी की गई हैं कि आप सिविल सर्विस के लोग हैं, अगर आपकी तरफ से कोई शिकायत आ गई, हमें सबूत मिल गया तो आपका मुस्तकबिल भी तारीख कर दिया जाएगा। अब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास वो इख्तियारात हैं जो माजी में इतने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं हुए। यही तो मैंने आपको ये बता दिया। और पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है, किसी मामले में सियासी मुदाखलत नहीं कर रही। एक बड़ी अहम बात ये था कि जो कल जो वोट कास्ट करने की पब्लिक निकलेगी, तो उस पब्लिक के लिए हमारी तरफ से एक गुजारिश ये है कि आपका एक वोट बड़ा कीमती वोट है।
आपके वोट से कौमी असम्बली का रकन मुंतखब होना है, सूबाई असम्बली का होना है, और इसी की बुनियाद पर सीनेटर का इंतखाब किया जाएगा जो मार्च के पहले हफ्ते में हो रहा है। और सीनेटर के इंतखाबात भी यही कौमी सूबाई असम्बली के अरकान करेंगे, और इन्हीं का जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा तो 15 मार्च के बाद सदारती शेड्यूल भी आ रहा है, और सदर पाकिस्तान का इंतखाब भी अप्रैल के पहले हफ्ते में होने के इम्कान हैं। तो ये मार्च का महीना पूरा इंतखाबात का अमल है, फरवरी का मामला है। तो जहाँ तक वोटर का ताल्लुक है वो पुरअमन तरीके से आएँ। पंजाब में हालात बड़े पुरअमन हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर, सूबाई इंतज़ामिया, पुलिस पूरी जो है किसी मामले में भी हरासमेंट नहीं करेगी। और कल हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, तो उस पर भी चीफ मिनिस्टर ने हुक्म जारी किया कि भी किसी जगह से भी किसी अपने वोटर्स को रास्ते में रोकना या रुकावट डालना हुआ तो हम सख्त एक्शन ले लेंगे। ठीक है, कंवर साहब ये वैसे कहा तो जाता है, लेकिन इसमें देखा ये गया है कि लोगों की शिकायत हर इलेक्शन में आती ज़रूर है सामने। जो हमने भी इलेक्शंस कवर किए हैं, कुछ कराची की जब हम बात करते हैं हम जो है उसमें भी हमने ये देखा कि ऐसे हरबे इस्तेमाल कर लिए जाते हैं कि वोटर थोड़ा सा ना बदजन होता है। मैं ज़रा खालिद साहब की तरफ जाऊँगा। सर, जो मर्जी हो जाए वोट हमने ज़रूर कास्ट करना है, और यही जो है वो हम कोशिश कर रहे होते हैं अपनी जो ट्रांसमिशंस हैं, इश्तिहारात जितने भी लगे कि भाई आप निकले। यही हमारा जो है मोटो भी है, सोच पाकिस्तान वोट पाकिस्तान। जिसको देना है वोट आप दें, लेकिन सोच समझ के दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि भाई जिसने वोट नहीं दिया फिर उसके पास शिकायत का कोई हक नहीं है कि वो अगले 5 साल ये कहता रहे कि जी देखो जी ये हो गया, फला जो है वो पैसे लूट के बाहर भाग गया, या फला जो है उसकी हुकूमत चली गई। फिर ये इलेक्शन के इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम इलेक्शन मुहिम के बारे में बात कर रहे थे, और जो कि कल रात खत्म हो चुकी है, और अब ये हक हासिल नहीं है, अब किसी भी लीडर के पास ये राइट नहीं है कि अब वो मजीद मोटिवेट कर सके। जो करना था वो हो चुका। और साथ साथ हम इलेक्शन इंतजामात की बात कर रहे थे कि यकीनी बनाने के लिए कि वोटर स्मूथली। दिलचस्प बात की आपने कहा अब राइट नहीं है कि वो कर सके। बिल्कुल, अब बस खत्म हो गया। जो वक्त था उस वक्त तक ही अपनी कैंपेन करनी थी, किसने क्या किया इसको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम साथ इंतजामात की बात भी कर रहे थे कि स्मूथली तमाम वोटर्स आएँ और आकर के अपना वोट कास्ट करें। इसको बनाने के लिए यकीनी क्या इंतजाम किए गए गवर्नमेंट की जानिब से। साथ ही साथ हम जो मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो सिचुएशन है उसकी भी बात कर रहे थे। रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, वहाँ के मामलात के ऊपर बड़ी एक्सपर्टीज़ है, इनकी फ़ायदा उठाते हैं सूरत हाल से। रशीद साफ़ी साहब, एक तो बताइएगा वहाँ पे क्या माहौल आपने देखा इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से ज़रा खबर कम हम तक आती है। तो जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपने देखी, एक तो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी उनको लेकर के, और जो वोटर्स की मोटिवेशन थी इलेक्शन को लेकर, उसके हवाले से बताइए। शुक्रिया सानिया। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में पहले से सिक्योरिटी की हालत कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं थी, इसलिए आपके प्रोग्राम में और इस प्लेटफॉर्म पे भी हम जिक्र कर चुके हैं कि वहाँ पे कहीं पे एलानिया और कहीं पे गैर एलानिया दफ़ा 144 का नफाज था। तो जो रिवायती गहमा थी या होनी चाहिए थी वो वहाँ पे नहीं रही है। और इंटरनेट की आप बात कर रहे थी अभी थोड़ी देर पहले, तो इंटरनेट कबायली अजला में वैसी भी काफ़ी मुद्दत से वहाँ पे या तो डाउनग्रेड रहती है या सिरे से मौजूद ही नहीं रहती, एक मसला। और जो एक और अरेंजमेंट की जो सारे गेस्ट ने बात की उस पर, एक तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात या पॉलिटिकल अरेंजमेंट की बात या शिकायत की बात या इंतज़ामात की बात, वो तो अपनी जगह पे। लेकिन अभी जो शीन में जो वाक़या हुआ थोड़ी देर पहले, असफंदियार काकड़ के जो एक आज़ाद उम्मीदवार है, बुनियादी तौर तो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट समझे जाते थे। वहाँ पे बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जो अभी तक गैर मुसद्दक़ा इत्तलाआत है, 15 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी है। और अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरी खबर आ रही है कि JUI के एक इंतखाबी कैंप को भी निशाना बनाया गया है किला सैफुल्लाह में। तो ये 2 वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। खोलू में रोड बंद है, वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। जनूबी अजला जो है वहाँ पे पहले से आपको पता है कि ख़ुदकुश धमाके हुए हैं। DI खान का वाक़या हमारे सामने है, जो पुलिस की शहादतें रिसेंटली हुई है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये तमाम इंतज़ामात अगर बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, जिस तरह कंवर साहब बता रहे थे, जिस तरह हसन साहब जो पूरी डिटेल हमें बता रहे थे, तमाम इंतज़ामात अगर हो भी जाए और सरकारी मशीनरी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी भी करे, लेकिन जो दहशतगर्दी के ख़दशात है कल के दिन के हवाले से और आज के दिन के हवाले से,
तो उस पर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। गोचे खैबर पख्तूनख्वा में कोई 20,000 से ज़ायद जो है पुलिस के नफरी तैनात है, 91,000 से ज़ायद पुलिस ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी FC है, रात को फ्रंटियर कांस्टेबलरी भी आ जाएगी, FC भी आ जाएगी। लेकिन ख़ुदकश का आप क्या करेंगे? ये पशीन के बारे में भी यही इतलात है कि ख़ुदकश हमलावर ने वहाँ पे धमाका किया है। इसी तरह जनूबी अजला में मौलाना फजल रहमान सिर्फ एक जलसा करने में कामयाब हुए। इसी हल्के से नेशनल असम्बली के हल्के से मौलाना फजल रहमान भी वहाँ से भी उम्मीदवार हैं। तो ये सिक्योरिटी के जो दो सूबों में जो खदशात है, ये इलेक्शन के पूरे प्रोसेस पे असरअंदाज होगा। और जो मसूद साहब भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, वो भी एक फैक्टर इस पे होगा जो ज़्यादा टर्नआउट की हम तवक्को कर रहे हैं और हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि चाहे हालात जो भी हो, वो अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए कल घर से ज़रूर निकले। लेकिन ऐसे में जब खुदकश पट रहे होंगे, जब आपकी सिक्योरिटी की इतनी मखदूश हालत हो, तो कौन घर से निकलेगा? और किस तरह जो ज़्यादा टर्नआउट की हम बातें कर रहे हैं वो किस तरह पूरी होंगी? तो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो इन दो सूबों में है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। इस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। सर, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं देखें वो तो अपना काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है इलेक्शन से पहले जब मीटिंग्स हुई, दिलशाद साहब जो है ज़ाहिर इसको सेकंड भी कर सकते हैं कि जी ये सब कुछ देख के, मारूजी हालात देख कर ही फैसला हुआ ना कि नहीं जी इंतखाब आगे नहीं बढ़ना, जो मुकर्ररा जो टाइम है, वक्त है, तारीख है, उसी पे इंतखाब को करना है। ये तमाम चीज़ें, इसमें ज़ाहिर इंटेलिजेंस जो इदारे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने तो मलूज़े खातिर रखी होंगी ना, फैसला जब ही तो हुआ। देखिए, सिक्योरिटी इदारों ने तो आपको बताया था कि ख़ुदकुश की एक पूरी कैब जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। 17 से 18 ख़ुदकुश हमलावरों के बारे में बताया गया था कि वो इस अमल को सबूताज करने के लिए सरहदी पट्टी में मौजूद है और पूरे मुल्क को सिक्योरिटी के ख़दशात मौजूद है। लेकिन इन खदशात के ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम के लिए कोई नई बात नहीं है। 2002 में भी सिक्योरिटी के खदशात थे, उसके बाद जो है 2008 में भी थे, 2013 में भी थे, 2018 में खदशात थे। लेकिन वहाँ के जो बहादुर अवाम थे उन्होंने मुकाबला किया, ख़ुदकश और दहशतगर्दों के सामने वो डट के खड़े रहे। इस वक्त भी उनके हौसले बुलंद है। लेकिन मैं जो आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि टर्न आउट पे उसका ज़रूर असर पड़ेगा और सिक्योरिटी के खदशात को एक जंगी बुनियाद पे देखना होगा। ये रिवायती तौर पे जो पुलिस और फ़ौज की तैनाती की गई है, इसको ज़्यादा बढ़ाना होगा। स्पेशली ये पशीन बिल्कुल सरहद के ऊपर वाक़या इलाका है। अब वज़ीरिस्तान की हालत आप देख के, अब बाजोड़ में कुछ ही दिनों पहले PTI का एक मुतहर्रिक नौजवान जो बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट था, जो जीत भी सकता है, रेहान ज़ैब को शहीद किया गया। उससे पहले JUI के एक गैदरिंग को, ये सूरत हाल परेशान कुन है, खासतौर पे लेकिन मैं बात आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो 2013 की बात की ना सानिया, आपको तो सर याद होगा कि ANP ने अपनी इंतखाबी मुहिम भी रोक दी थी, लेकिन इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया था। इलेक्शन में वो शामिल हुए। अच्छी बात है, खासतौर पे बायकॉट नहीं किया। यही सबसे अच्छी बात है कि ना तो किसी ने बाइकआउट किया, और जैसे रशीद साफी साहब बात कर रहे थे और हम अपने प्रोग्राम में भी अक्सर ये डिस्कस करते रहते हैं कि सैल्यूट पेश करना चाहिए वहां के अवाम को, बिल्कुल, कि वो इतनी जो सिचुएशन, इस तरह की टेंस सिचुएशन है, खतरात है, और उनको पता है कि इस किस्म की चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत मोटिवेटेड हैं, वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं, और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी इसका बाइकआउट नहीं किया। रशीद साफी साहब, ये तो हम क्रेडिट बिल्कुल वहां की अवाम को देते हैं, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं सर जरा कंवर साहब, जो हम बात कर रहे थे इससे पहले कि आगे बढ़े, सर ये फिर ये कि ये इनका गिला करना नहीं बनता ताली साहब? देखें, बात यह है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बिल्कुल सामने हैं और हमें दिखाई दे रही हैं। अच्छा, ये जो हुकूमत के ऐलानात है, जिसमें हमेशा एंड का जो आखिरी जुमला होता है वो गा गेगी होता है। होगा, करेंगे, हो जाएगा। ये गा गेगी हमें सुनते हुए बड़ा अरसा एक हो गया है, हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं इसी को सुनते हुए। और ये जो इलेक्शन डे के बारे में कह रहे हैं कि कल जो है वो ये नहीं होगा, ये नहीं करने देंगे, ये सब वही गा गेगी वाली। सर लेकिन मायूसी भी तो नहीं फैलानी ना, मायूसी का इजहार भी तो करना है ना कि ये इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन देखें, ये जो इलेक्शन डे है ना, ये मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि ये आधा इलेक्शन है। अच्छा, इलेक्शन डे जो है ये आधा इलेक्शन होता है, तो बाकी आधा पूरी कंपेन है। अच्छा, जो पूरी कंपेन है वो तो हमें नजर आ गई कि कैसे, मतलब किसको चलाने दी गई है, किसको नहीं चलाने दी गई। और जो इलेक्शन डे है उसमें अगर आपको, जैसे
मतलब रैली नहीं किसी को करने दी, किसी को करने दी है, किसी को जलसा नहीं करने दिया, किसी को करने दिया है, किसी को कार्नर मीटिंग नहीं करने दी, किसी को कार्नर मीटिंग करने दी गई है। अब ऐसे में कल आपको अगर जो पोलिंग के बाहर जो आपका कैंप लगता है, पोलिंग कैंप नहीं लगने दिया जाता, तो मतलब आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? अगर आपको ट्रांसपोर्ट नहीं लेने दी जाती, आपको बंदे जो हैं वो घर से निकाल के नहीं जो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने दिए जाते, तो पूरा जो सिनेरियो है वो तब्दील हो जाता है। और सूरत हाल ये है कि अगर ये कल पोलिंग में जो टर्न आउट है ये कम रहा तो रिजल्ट बिल्कुल और होगा, और अगर टर्न आउट ज्यादा हुआ तो रिजल्ट कुछ और होगा। लेकिन ये टर्न आउट जो है ये डिपेंड करता है कि कल माहौल क्या बनाया जाएगा, तो इस माहौल पे बड़ा कुछ डिपेंड करता है। और ये जो दावे हैं हुकूमती दावे, और ईमानदारी की बात यह है कि मुझे तो इन पे टके का भी एतबार नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं है, वो इसलिए कि ये हमेशा से दावे हम सुन रहे हैं ना सर। टके की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गई है रुपए से। ये वो उस टके की बात नहीं कर रहे, मुझे पता है, ये हम उस टके की बात कर रहे हैं जो हमारा कभी आने के 2 टके होते थे और मतरूक हो गया। हम उस रुपए के 16 आने में 2 अठन्नियां, 2 अठन्नियों में 2 चवन्नियां, 1 अठन्नी में 2 चवन्नी, हर चवन्नी में 4 आने में 2 टके। तो बस साबित हुआ कि टके टके में भी फर्क है। हाँ, सारे टके एक से नहीं होते। हाँ, ये टके टोकरी होना ये उससे निकला वो हुआ। जिस टके की बात कर रहे हैं ना वो उस टके के बराबर नहीं है। तो सही है। तो डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सर माहौल आपने पूछा, प्लीज यू कंटिन्यू। सर माहौल की जो बात करें खालिद साहब, माहौल पे डिपेंड करेगा, तो सर ये जो माहौल है ये किस पर डिपेंड करेगा? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट तो काफ़ी एलेबोरेट किए गए हैं, और ये एक पुराना एक सिस्टम है जिसको अपडेट किया जाता है वक्ती ज़रूरियात के हिसाब से। बाकी रहा, हमने अब ये देखा है कि पोलिंग डे पे आम तौर पर ज़्यादा कोई दखल अंदाज़ी करना इसलिए मुमकिन नहीं होती कि वो फ़ौरन नोटिस में आ जाती है। कभी ज़माना था कि ये काम पोलिंग डे पे बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन अब ज़रा मुश्किल है, और सिर्फ यही चीज़ें देखनी है कि जो वोटर टर्नआउट के लिए लाजिम होता है कि कैंडिडेट, उसके सपोर्टर्स जो हैं, वो लोग जो हैं वो वोटर्स को बाहर लाएं, खुसूसन ख़वातीन को वहाँ से घरों से निकाल के ट्रांसपोर्ट करके पोलिंग स्टेशन पर ले जाना, उनको वापस जाना। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। एक सिस्टम कैंडिडेट का होता है, जो उसके सपोर्टर करते हैं वो कितना फ्रीली काम करेगा, ये बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह जो अभी बात की कि वो उनके अपने कैंप वगैरह लगते हैं, उसके लिए भी रूल्स हैं। सर 100 मीटर, हाँ एग्जैक्टली 100 मीटर के बाहर आप लगा सकते हैं, वो रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके आप कैंप लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कल हमें उसका पता लगेगा, लेकिन इस वक्त सिस्टम काफ़ी इन्होंने एलेबोरेट बनाया। अब देखना ये है कि अमली तौर पर वो किस हद तक अवेलेबल होगा, और बाज़ दफ़ा छोटा मोटा हंगामा भी होता है, उसको किस तरह मैनेज करते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं। लेकिन ये चीज़ें सब वो हैं जो कि हम कल देखेंगे। इस वक्त सिर्फ हम यही बात कर सकते हैं कि अरेंजमेंट तो हैं, बड़े अच्छे अरेंजमेंट हैं, और अल्लाह करे कि पोलिंग डे जो है पीसफुल गुजर जाए, क्योंकि जिस तरह बलूचिस्तान में, केपी में ज़्यादा हम दहशतगर्दी के वाक़यात देख रहे हैं, तो यही हमारी दवा है कि मामलात कल बेहतर तरीके से गुजर जाएं। तो यही है, और इंतजामात भी इस हवाले से किए गए। जहाँ तक केपी और बलूचिस्तान की बात है वो हम रशीद सफ़ी साहब से जानेंगे, वहाँ से वो आए हुए हैं। लेकिन रशीद सफ़ी साहब, यहाँ पे हमें एक ब्रेक शामिल करना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे। जाते जाते ये जो हसन अस्करी साहब ने बात की ना, इस पर जरा हम वापस आके बात करते हैं। ये बात अब वहाँ आ गई है कि इलेक्शन डे को अच्छी तरह मैनेज जो करेगा वो फिर कामयाब होगा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दुनिया इलेक्शन स्पेशल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कुछ अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, लेकिन बहरहाल इस बात का मुसम्मम इरादा है, अज़्म है, इरादा है कि इंशाल्लाह कल जो है वो सब ने बाहर निकलना है, वोट कास्ट करना है। और यकीनी तौर पे इसके लिए सब जो है वो इस वक्त पेश हैं, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, लोग हों, जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, वो भी यही कह रही हैं कि जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो इंशाल्लाह हमें आगे जो है वो भी वाक़यात तो अफसोसनाक हो रहे हैं, लेकिन इसमें खुश आइंद बात यह है कि जो लोगों का हौसला है वो बहुत बुलंद है।
वो अपने इस इलेक्शन को लेकर के बहुत संजीदा हैं और बहुत मोटिवेटेड हैं कि वो कल अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए ज़रूर बाहर निकलेंगे और अपनी जो हुकूमत है, अपने अवामी नुमाइंदे हैं, उनका इंतखाब करेंगे ताकि फिर वो उनको देख सकें कि उनके मसाइल के हल के लिए उनके पास क्या एजेंडा। कल के बाद तब्दीली आ जाएगी, लेकिन हमारे जो स्टूडियो है उसमें पहली तब्दीली आ गई है और हमारा पैनल जो है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। तो मैं तारुफ करा दूँ, जनाब सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है खालिद मसूद साहब की जगह, और हसन रज़ा साहब की जगह अब मसूद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, और इस दश्त की सयाही में ख़ासकर जो इलेक्शंस हमने जितने देखे हैं मसूद ने बड़े कवर किए हैं जाके, और ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो हैं उनको देखा है। इमरान साहब, सर गो के ख़बरें, जाहिर सी बात है, मैं अभी कुछ डाटा भी निकाल रहा था कि अगर हम कंपेयर करें, सिर्फ जनवरी 2013 में 30 वाक़यात हुए थे दहशतगर्दी के, और 2023 में ये तादाद पूरे साल में 85 थी, और अब तक इस साल यानी कि 9 वाक़यात हो चुके हैं। गो के तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन हमें शुक्र अदा करना चाहिए तमाम उन इदारों का कि जो कि मुस्तैद खड़े हैं, मौजूद हैं, और कल के दिन के लिए वो इंशाल्लाह अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, देखें हम तो इकट्ठे खैर 2002 से मुख्तलिफ इलेक्शंस कवर करते रहे हैं। वो तो कोई भी इलेक्शन जो है ना वो इस तरह से नहीं होता कि जिसमें आप ये कहें कि रावी साहब के लिए चैन ही लिखे। और अगर ख़ास तौर पे हम दहशतगर्दी की बात करें तो 2008 और 2013 के जो इलेक्शंस थे उनमें सूरत हाल काफ़ी जो थी वो ख़राब थी दहशतगर्दी के वाक़यात को लेके। ये जो बहुत सारी कुव्वतें होती हैं, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा ख़ित्ता है, एक ऐसा मुल्क है जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल का जो कंसर्न है वो सिर्फ हम जो पाकिस्तानी हैं उनका ही नहीं, बहुत सारी गैर मुल्की कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं चाहते, जो हमेशा इस कोशिश में मसरूफ़ अमल रहते हैं कैसे यहाँ पे हालात ख़राब किए जा सकें। उनको पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का सुकून एक आंख नहीं बाता, तो वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो। अब जबकि उनको ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो होने जा रहे हैं कल, और अगर इलेक्शन हो भी गए तो एक ऐसी सूरत, एक हुकूमत अगर स्टेबल बन गई और माशी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ चल गई तो वो उन्हें रास नहीं आती। लिहाजा वो मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें हैं वो इस तरह के अपने नापाक अज़ाइम जो हैं उसमें वो लगी रहती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा अपने रियासती इदारों की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि हमारी पुलिस हो, हमारी रेंजर्स हो, आर्मी हो, वो तो अपनी कुर्बानियाँ, जानों की कुर्बानियाँ दे के भी पीछे नहीं हटते अपने फ़र्ज से। Exactly. और अब भी ये मैसेज जो है पूरी कौम के लिए यही मैसेज है कि जो मर्जी हो जाए कल इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि इलेक्शन होंगे बल्कि पुल अमन इलेक्शन होंगे, और मुल्क दुश्मन कुव्वतों को कभी भी इस तरह का मौका नहीं दिया जाएगा कि वो कोई इस तरह का जो अपने अज़ाइम है नापाक उनमें कामयाब हो सके। Exactly. अच्छा, मैं सॉरी माज़र के सर रसूल बख्श रईस साहब जो हैं वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। उस वक्त मेरी नज़र शायद वो डाटा इकट्ठे करने भी थी, तो सर आपको भी एक बार फिर वेलकम करते हैं। लेकिन वही बात सानिया के जो हम अभी कह रहे थे इमरान साहब भी, कि सर जो कुछ हो जाए हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी उन तमाम लोगों की जो कि इंशाल्लाह कल निकलेंगे, माजी में भी निकले और कल भी निकलेंगे, और वो उन वोटर्स को सहूलत देंगे जो कि अपने वोट का हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि पहले तो हमें ताज़ियत करनी चाहिए वो लोग जो आज दहशतगर्दी के वाक़े में पेशीन में शहीद हुए हैं, और ये दाद भी देनी चाहिए उस इलाके के लोगों को और सारे पाकिस्तान के अवाम को कि वो इंतखाबात को संजीदा ले रहे हैं और वो उसमें हिस्सा डालकर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए एक नई हुकूमत की तश्कील देंगे। और इसके साथ जो हमारे रियासती इदारे हैं जिनकी इमरान साहब ने बात की, उन्होंने सिर्फ आज नहीं कुर्बानियाँ दे रहे बल्कि एक अरसे से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में वो फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। बिल्कुल, उसमें हमारी पुलिस भी है, इंटेलिजेंस के इदारे भी हैं, फ़ौज भी है, अवाम भी है। कि पिछले 20-25 साल में जो ज़्यादातर 2007 के बाद जो यहाँ पे वाक़यात हुए हैं, तो ये सिर्फ अंदाज़े नहीं है बल्कि ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि तकरीबन 80,000 और 90,000 के दरमियान पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। इतना तो किसी एक या सारी जंगें मिलाकर भी पाकिस्तानी फ़ौज, पुलिस और अवाम में से शहरी शहीद नहीं हुए। तो कुर्बानियाँ तो हम दिए जा रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त
एक जमहूरी अमल के से गुज़र रहे हैं, उसका मकसद यही है कि मुल्क के अंदर एक यकजहती पैदा हो, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा हो, और जो भी सियासी जमात, जो भी सियासी रहनुमा हुकूमत बनाए वो मुल्क के मसाइल को इस तरह से हल करे कि दहशत गर्दी जैसी लानत दोबारा से इस मुल्क में सर ना उठा सके, क्योंकि इसके अवामिल एक नहीं होते। हमारे बाहर भी दुश्मन है, हमारे अंदर भी दुश्मन है, हमारे हर जानब से दुश्मन है। तो उन दुश्मनियों को हमने किस तरह ख़त्म करना है और अपने आप को उनके ख़िलाफ़ किस तरह से मुस्तैद बनाना है, बासलाहियत मुआशरा बनाना है, ताकि इस किस्म की सोच और इस किस्म के अनासर यहाँ पे परवान ही ना चढ़ सकें। तो ये वोट इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम है, अमन और इस्तेहकाम और सलामती का ताल्लुक और हुकूमत को हुकूमत और अच्छी सियासत से है कि वोटिंग हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जो हमारे अवाम है वो बाहर निकले और अपनी जो मुंतखब करें अपनी गवर्नमेंट को, ताकि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद जो अमन व अमान और बाकी जो मसाइल हैं उसके हल की तरफ बढ़े। मसूद रज़ा, आप कराची से आए हैं, क्या खबरें लेके आए हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, उम्मीदवारों की क्या उम्मीदें हैं और अवाम के क्या जज्बात हैं, क्या सोच रही है इलेक्शंस को लेके? सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करूँगा आज के वाक़यात में जिनका जानी और माली नुकसान हुआ पाकिस्तानियों का, और इस अज़्म का इजहार करते रहना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ना है। बड़े नामसाइद हालात देखें और इंशाल्लाह इन हालात से भी निकलेंगे। और जैसा प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि तवज्जो यही होनी चाहिए कि जो भी हुकूमत अब तश्कील पाए वो पुरानी गलतियों से सीखे और ऐसा लाहे अमल इख्तियार करे कि इस लानत से, दहशतगर्दी की लानत से हमारी जान छूटे। कराची का आपने पूछा, कराची में जनाब वही सूरत हाल है जो पूरे पाकिस्तान में। और वोट, अब मैं कल भी कह रहा था कि अगर कराची की बात करूं तो ऑर्गेनिक तज्जिया करूं या सिंथेटिक तज्जिया करूं। ऑर्गेनिक में तो वही है कि वोट बैंक किसी और का है, मैं चाहता किसी और को, क्या है वो तो मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, तो वो मैं वोट हूँ किसी और का, मुझे डालता कोई और है। तो सूरत हाल वही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की एक पॉपुलर और ख़ास तौर पे यूथ में, और यूथ का बड़ा वोट है। तो कराची में भी यही सूरत हाल। और कराची से 2018 के इलेक्शन में 14 सीटें तहरीक इंसाफ, लेकिन मसूद उस पर भी एक आर्गुमेंट है, मगर कहते हैं कि जी वो सीटें हमसे छीनी गई थी। देखिए जो मैनेजमेंट है ना वो हर इलेक्शन में होती है, और उस वक्त भी जो मैनेजमेंट हुई थी, और हम यही बात करें कि इलेक्शन डे को मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आप बैनुल अक़वामी मीडिया को देख लें, हम सब यहाँ पर बैठे हुए, आप इस वक्त किसी भी फोरम पर आप जहाँ गुफ्तगू हो रही है, आप ये बात ज़रूर सुनेंगे कि इलेक्शन की शफाफियत पर शकूक व शुबहात मौजूद हैं, और पहले से ये इलेक्शन मुतनाज़ा होते नजर आ रहे हैं। और पहला इलेक्शन है जो ऐसा होने जा रहा है। देखिए इस दफ़ा बात ज़रूर हो रही है, मैंने कल भी जिक्र किया था 2002 का इलेक्शन, नवाज शरीफ साहब की पार्टी तकरीबन डिसमेंटल थी, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, और किंग्स पार्टी काफ लीग को बनाया गया था, एमएमए का इत्तेहाद बनाया गया था, और पूरी एक मैनेजमेंट हुई थी, और जो एमकेएम भी उसमें साथ थी, वो सारा कुछ था। तो वो भी इसी तरह का कुछ सूरत हाल थी, लेकिन क्योंकि मियाँ साहब मौजूद नहीं थे, टिट फॉर टैट नहीं चल रहा था, तो जैसे इमरान खान साहब इस वक्त हैं, जेल के अंदर हैं, और वो मुसलसल एक ख़तरा बने हुए हैं, तो फिर वो इकदाम भी उसी तरह की हो रहे हैं। जाहिर सी बात है उस तरफ से जो कुछ हुआ उसी शिद्दत से फिर यहाँ से अच्छा मसूद, यहाँ पे एक बात ये चल रही है कि जो इनकी सपोर्ट है, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि पसंद है किसी और की और चाहता कोई और है, तो ये सपोर्ट हमें स्ट्रीट पे नजर नहीं आ रही, जिसको हम खामोश वोटर का नाम दे रहे हैं। तो वहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी है या आपको ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं, या फिर सरप्राइज ही देंगे ये कि ग्रास रूट लेवल तक 8 और 9 मई के वाक़यात थे, उनमें जो वर्कर था, जो काम कर रहा था, उसके ऊपर मुकदमा थे। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, फाइटर नहीं है, लड़ने के लिए नहीं बैठे हुए, वो अपना काम करते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो अपने काम से वक्त निकाल के सपोर्ट करते हैं। तो जो लोग मोटिवेट करते हैं, जो कि वो तो इस वक्त बिल्कुल साइड पे बैठे हुए। हाँ, लोगों में ज़रूर है कि जो लोग ये समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है, कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसा किया था 8 और 9 मई तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो ये डिवाइड तो ज़रूर मौजूद है, और उसकी मजम्मत भी करते हैं, हम सब मजम्मत करते हैं 8 और 9 मई की, लेकिन 9 और 10 मई की, सॉरी। लेकिन वोटर जो है ना वो भरा बैठा हुआ है। और अच्छा मसूद, भरा बैठा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, इसको चैनलाइज करने के लिए वो तैयार है? चैनलाइज करने का तरीका चैनलाइज करना उसके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। कल भी मैंने जिक्र किया था, आपने मुझे अपने हल्के के एनी का जो साहब हैं,
उनका तो पता है जी उनका इंतखाबी निशान क्या है, लेकिन मैं तलाश करने के बावजूद भी मुझे बड़ी दुश्वारी हुई कि सूबाई नशिस्तों पर कौन है, मुझे नहीं पता। तो जब मुझे ये मुश्किल हो रही है, कल मैंने सलमान से भी पूछा, सलमान का भी यही कहना था कि हमें मुश्किल हो रही है, तो एक आम आदमी को कितनी मुश्किल हो रही होगी। तो ये बड़ा चैलेंज है। अच्छा, उसके लिए पतंग और उसका हाँ, तो पता होगा। अब ये है कि वो उधर से ये कहा जा रहा है कि जी बाकी जो निशान है ना, बस इनको नहीं डालना। ये तो पता है ना किसको वोट नहीं देना, किसको नहीं देना ये तो पता है ना, अब ये चल रहा है। तो जिसको नहीं पता उसको ये तो पता है, मगर बहुत से लोग गलती करेंगे, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, वोट कहीं डालना होगा और किसी और को डाल देंगे। और ये भी देखना होगा कि इस इलेक्शन में जो रिजेक्ट वोट है उनकी तादाद क्या होती है, क्योंकि ऐसा भी है कि जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो 2 ठप्पे भी लगाएंगे। कंवर साहब ये वैसे बड़ी सिक्रेसी तो आउट हो गई। कंवर साहब इल्जामात भी लग रहे हैं, अभी हम देख रहे थे, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इल्जामात भी लग रहे हैं परवेज खटक साहब पे लग रहा है कि जी उन्होंने कोई अपनी प्रिंटिंग जो है वो सेटअप बनाया हुआ है और वो बैलेट पेपर जो है वो छाप रहे हैं। तो उधर आपको पता है यानी चित्राल में भी NA1 में वहाँ पर उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं तलाब साहब पे कि जी वो तो पता नहीं क्या क्या यानी कि सिलाई मशीनें बांट रहे हैं। तो वो हम उसी तरफ जा रहे हैं कि इल्ज़ामात जो है ना वो इस इलेक्शन में भी हमें नज़र आ रहे हैं साफ़ी साहब। देखिए वो बैलेट पेपर्स तो नहीं छाप रहे, लेकिन नोट वो पहले छाप चुके हैं, अब वो खर्च करने का वक्त है। तो जाहिर है परवेज़ खटक ने एक बहुत बड़ा चैलेंज कबूल किया, वो मोमेंटम भी बनाने में नाकाम रहे हैं। जो उनकी तवक्कुआत थी, जिनकी उनसे बात हो रही है, उनसे भी उनकी शिकायतें हैं कि आपने धक्का दे के आप पीछे से हट रहे हैं या नज़र नहीं आ रहे। उनको दुश्वारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फिर भी पुरज़म है कि 30 से 35 आज़ाद उम्मीदवार अगर सूबाई असम्बली की जीतते हैं तो वो कह रहे हैं कि उनसे मेरी बात हो चुकी है। और चूँकि वो इन कामों के माहिर है, पहले भी वो ख़रीद व फ़रोख्त में मुलव्वस रहे हैं। जब वो PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे तब भी उन्होंने ख़रीद व फ़रोख्त की थी, पीपल्स पार्टी के जब उनकी वाबस्तगी थी तब भी उन्हें यही ख़रीद फ़रोख्त की थी। और इसी तरह जब वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बने थे नौशहरा के तब भी उन्होंने ख़रीद फ़रोख्त की। तो उनको ये सलीका आता है। जहाँ तक चित्राल की बात है, तला महमूद साहब के पास भी पैसे बहुत हैं, उन्होंने भी नोट छापे हैं। तो अब वो उसको तकसीम कर रहे हैं, वो अपने फाउंडेशन का नाम इस्तेमाल करते हुए। चित्राल में आप जानते हैं कि गुर्बत इंतहाओं पे है, पहली दफ़ा देख रहे हो तो बिरयानी भी खिलाई जा रही हैं जी। वो कुछ और कर रहे हैं, लोगों को ज़मीनें, इवन यहाँ तक उन्होंने ये किया है कि लोगों को मलकियती ज़मीनें वो लेके दे रहे हैं, मोटरसाइकिल दे रहे हैं, नगद पैसे तकसीम कर रहे हैं, उसकी वीडियो विजुअल हर चीज़ मौजूद है। लेकिन वो अपने फाउंडेशन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज़ें हो रही है आपके लाहौर में, जो कुछ हो रहा है, जो अता तार साहब जो इल्ज़ाम सर, लेकिन वो तो कितने, आप ये देखिए ना, आपस में मोहब्बतें ख़त्म नहीं हो रही इमरान साहब कि सर उन्होंने आपस में वो वीडियो शेयर की एक दूसरे की कि जी ये देखिए ये क्या हो रहा है, वोट बेचे खरीदे जा रहे हैं। फिर उसके बाद सुलहनामा जमा करा दिया कि नहीं जी ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, जुर्माने भी ना करो हमारे ऊपर। इमरान भाई एक बात कहता हूँ, वो सर ने भी कहा ना हमारी बात हो गई है, तो मुझे एक चीज़ याद आ गई। 2018 के इलेक्शन में कराची की एक पार्टी बहुत तैयारी के साथ थी कि उसने क्लीन स्वीप करना है। तो रात 12 बजे या 1 बजे मेरी मुलाकात हुई उन लोगों से, तो हम उनके दफ्तर के गेट पे खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी बात हो गई है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा ना हो कि कल जब आप फ़ोन मिलाएं तो फ़ोन या पिक ना हो या पता चले कि नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। तो वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारी बात हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक सीट भी नहीं मिली। वैसे वो नंबर इसीलिए वो वापस अपनी पार्टी में चले गए। नहीं, वैसे अमूमन एक सीट भी नहीं मिली और उनको ये कहता हमारी बात हो गई। तो अभी जिन जिन की बात हुई है ना, तो ये ना समझे बात हो गई है। अमूमन वो नंबर, फोन बाद में, पिक्चर अभी बाकी है, पिक भी ना हो शायद। अमूमन वो नंबर स्क्रीन पे नजर भी नहीं आता। सलमान, असल चीज़ ये है कि अगर आप इस इलेक्शन की बात करें ना, तो 2-3 चीज़ें मेरे नज़दीक बड़ी अहम हैं। पहली बात ये है कि जो हम मुआजना करते हैं ना कि 2018 में क्या हुआ तो या उससे पहले क्या हुआ, पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन जो हैं वो ऐसे नहीं जिनके बारे में आप ये कह सकें कि बड़े साफ और शफाफ इलेक्शन। सर 2013 को तो आज मेरी गुजारिश सुन लें, 1970 के इलेक्शन में के बारे में ये कहा जाता है, लेकिन वो साफ और शफाफ इलेक्शन क्या थे कि जो अक्सरियती पार्टी थी उसको आपने हुकूमत भी नहीं आने दिया, और फिर जो मुल्क 2 लख्त हो गया और हमारे साथ जो हुआ वो सबके सामने। अब सूरत हाल ये है, देखें कि पहले इलेक्शंस होते थे, इलेक्शन होने के बाद मुतनाज़। इस दफ़ा 2024 में एक बार आपको क्रेडिट जाता है कि इलेक्शन होने से पहले मुतनाज़ हो गए। मतलब लोग इस पे इस हवाले से ज़रूर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, ये सवाल ज़रूर उठा रहे हैं कि ये है, ये है, ये। अब देखें कल
अगर तो वोटर निकलता है, मैं ये समझता हूँ कि अगर टर्न आउट जो है वो 50% से ज़्यादा हो गया तो फिर आप जो मर्जी सेटिंग कर लें, जिस तरह से मर्जी माहौल बना लें, फिर मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए मसाइल होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ वावेला ही मचाते रहें, अगर आप वोट डालने के लिए ना निकलें तो फिर आप जो मर्जी कहते रहें, फिर आप अपनी शिकस्त के खुद जिम्मेदार होंगे। देखें जी प्लीज आप बात मुकम्मल कर लीजिए। मामला ये है कि आप अगर आपको पोलिंग स्टेशन जो है उसका नहीं पता चल रहा, अगर आपको अपने कैंडिडेट का पोलिंग निशान का, इंतहाबी निशान का नहीं पता चल रहा, या जो भी कोई वजह हो, अल्टीमेटली रिजल्ट निकलना है वोटिंग पे कि आपने वोट किसको, ठप्पा किसको लगाया। जो पर्चियां उस वक्त निकलेंगी, अगर वो जिसके वोट ज्यादा निकलते हैं वो जीत जाएगा। लेकिन ये अब पीटीआई के लोग जो हैं जाएं भी ना कल, और जो हम ये बात करते हैं कि 18 साल से 35 साल की उम्र का 44% वोट है, हाँ जी, 5.5 करोड़ के करीब वोट है। अब वो अगर वोटर घर ही बैठा रहे और ये सोच रहे कि हमारा तो इतना वोट है, तो अभी आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी कि पहले तो इलेक्शन होने के बाद मुतनाज़े होते हैं, इस दफ़ा पहले ही मुतनाज़े हैं। लेकिन एक और बात भी है, पहले तो कहते हैं कि इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट आता है, तो इस दफ़ा ये भी कहा जा रहा है कि असल तो इलेक्शन के बाद सूरत हाल का पता लगेगा, और इशारा होता है आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद ही असल इलेक्शन होगा, क्योंकि उसके बाद ही समझ आएगी कि किसको किस तरह से घेरना है। अच्छा सानिया, इस दफ़ा दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो आज़ाद उम्मीदवार है ना, वो दो तरह के हैं इस दफ़ा। पहले आज़ाद उम्मीदवार होते थे जो इलेक्टेबल्स होते थे, और वो अपने अपने हलकों में आज़ाद लड़ते थे, और उसके बाद जीत के वो देखते थे कि जिसका पलड़ा भारी है उसकी तरफ चले जाते थे। यहाँ पे वैसे मेरा सवाल हमायती याफ्ता से मुताल्लिक है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इस दफ़ा पोजीशन ये है कि क्योंकि एक जमात जो है पीटीआई, उसका निशान जो है उससे ले लिया गया, तो इसलिए उनके हमायती याफ्ता जो लोग हैं वो भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान भी अल्टीमेटली पीटीआई को ही होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो लोग हैं वो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। इस वक्त वो लोग हमारी याफ्ता जो है उनमें से ज्यादा तादाद वो है जो पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अगर वो जीत जाते हैं तो उनके लिए बड़ी फैसिनेटिंग सिचुएशन होगी, और हुकूमत में शामिल होना पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सियासत लोग इक़्तिदार में आने के लिए करते हैं, खिदमत के लिए नहीं करते। तो जब उन्हें यह मौका मिलेगा कि वो इलेक्शन जीत के तो हुकूमत में शामिल हो सकते हैं, कोई वजीर बन सकता है, कोई सर फिर उन कसमों वादों का क्या होगा जो कि उठाए गए हैं कुरान शरीफ पे हाथ रख के? ये कहा गया कि जी हम जो है वो अपने कायम रहेंगे बात के ऊपर। आप सलमान साहब वाकई इतने सादे हैं कि जानबूझ के पॉज कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौन सी कसम और कौन कसम हलफ उठाते हैं जब सरकारी मुलाजिम होते हैं या पार्लियामेंट में जाते हैं, हलफ उठाते हैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर, तो वो क्या कुरान से कम है? कराची में भी हलफ उठाए गए थे, और उसके बाद ये कि जो गर्दानी कर दी, रोजाना टूटते हैं वो। जरदारी साहब भी कहते थे कि ये कौन से कोई कुरान और हदीस होते हैं। वैसे भी जो लोग हलफ उठाते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहेंगे और फिर उतनी ही जोर से करप्शन करते हैं, तो ये मामला तो सही हलफनामे के ऊपर तो यकीन नहीं किया जा सकता। इन शकूक व शुबहात का इज़हार तो पीटीआई के मुताबिक अमल भी होगा। हलफ उठाते हैं, आइन पर अमल करने का हलफ उठाते हैं। पीटीआई भी इन शकूक व शुबहात का इज़हार कर रही है, और उनके अंदर भी ये खौफ है कि बाद में पता नहीं क्या हो। कमर साहब, अभी मसूद ने बहुत ज़बरदस्त, मसूद रज़ा ने एक बात उठाई कि इस दफ़ा जो रिजेक्ट होंगे वोट, उनका नंबर बहुत बढ़ सकता है। ऑब्वियसली इसके रीज़न कन्फ्यूजन है, लेकिन ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है। एक तरफ हम टर्न आउट बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या, मैं रोल की तो मैं नहीं पूछ सकती, जवाब ब्रेक के बाद ले लें, कहा जा रहा है कि जी जी बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं। और फिर 2018 की भी सर एग्जांपल देते हुए कि उस वक्त भी बड़ा शोर उठा था कि जी मुस्तरदशुदा वोट जो है एग्जैक्टली उनकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है हम वापस आते हैं। स्टे विद अस।